बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इससे लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी किया था। सैंपल स्पेस, इवेंट, इवेंट के टाइप्स, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये सब डिस्कस हम बच्चों कर चुके हैं। सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। वो टर्म्स आगे यूज होते रहेंगे आपके। तो आप प्रोबेबिलिटी का मतलब बच्चों समझते हैं। बच्चों प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बेसिक बात है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी मतलब उस इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, कितने चांसेस उस इवेंट के होने के, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सिंपल मतलब क्या हुआ, चांसेस। पहले इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल से डिस्कस करते हैं भी। तो देखिएगा क्या कहा गया, इफ एन रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। भाई ये जो वर्ड्स में यूज हुए हैं, इक्वली लाइकली, इसका मतलब जानते हैं, मतलब कि जो आउटकम्स हैं सबके जो आने के चांसेस हैं वो सेम है, मतलब इक्वली लाइकली हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई भी कॉमन नहीं है, सब अलग अलग हैं। एग्जॉस्टिव मतलब कि सारे जो टोटल हैं सारे ही आपने आउटकम्स यहां ले लिए हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में टोटल कितना आउटकम्स हैं, एन है, और वो इक्वली लाइकली है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है। एंड एम ऑफ देम आर फेवरेबल टू द हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए, then the probability of happening of the event A is given by PA is equals to M by N, means number of favorable outcomes upon total number of outcomes। बच्चों जैसे एग्जांपल से आप समझे भी, जैसे देखिएगा एक कॉइन को हमने टॉस किया। भैया एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड टेल। भैया तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब यदि हम चाहते हैं कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें देखेंगे हम फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। फेवरेबल आउटकम्स मतलब वो वाले आउटकम्स जिसमें हेड आया होगा। तो सैंपल स्पेस को देखो रे बच्चों, हेड कितनी बार आया, हेड तो एक ही बार आया है, इसलिए फेवरेबल आउटकम एक है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम है बच्चों 2। तो PH मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। यदि ऐसी टेल आने का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो वो कितना आएगा बच्चों, 1/2 आएगा। चांसेस में बात करें तो हेड आने के चांसेस 50%, टेल आने के चांसेस 50%। 50% का मतलब 1/2 ही बच्चों होता है। तो बेसिक आपको समझ में आ गया बच्चों प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आइए कुछ और चर्चाएं करते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, ये जो इसका फॉर्मूला है ना प्रोबेबिलिटी का, यही पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, इसी से सारे ही सवाल सॉल्व होते हैं। लेवल बढ़ता जाएगा लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होता, फॉर्मूला यही हमेशा आपका रहने वाला है। तो एक बेसिक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब बच्चों देखिएगा, यदि हम इवेंट को ए कहें या ई कहें, ई ऐसे भी लिखा रहता है ज्यादातर ई, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं NE/NS, ई फॉर इवेंट। PE मतलब इवेंट ई के होने का प्रोबेबिलिटी, NE मतलब फेवरेबल आउटकम्स, NS मतलब टोटल आउटकम्स। तो ये बच्चों अपना एक फॉर्मूला बन गया है। अब बच्चों इसमें देखिएगा, जो इवेंट होता है वो तो सैंपल स्पेस का एक पार्ट होता है, सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है। तो इवेंट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो सैंपल स्पेस से कभी भी ज्यादा नहीं आ सकते हैं, सैंपल स्पेस से कभी भी ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तो NE का जो वैल्यू होगा वो हमेशा NS से छोटा होगा या तो उसके इक्वल होगा। अब बच्चों जो NE है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या होगा, 0 या उससे बड़ा ही होगा, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। अब यदि मैं इसको NS से डिवाइड कर देता हूं बच्चों दोनों साइड, तो इधर देखिएगा क्या आ गया 1 और इधर क्या आ गया 0, और ये बेसिकली क्या बन गया PE। सो जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है बच्चों वो 0 to 1 होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 से 1 होगा, ना कभी 1 से बड़ा हो सकता है ना कभी 0 से छोटा हो सकता है बच्चों। क्योंकि किसी भी इवेंट के
प्रोबेबिलिटी जब हम कहते हैं 1 आ गया मतलब उसके होने के 100% चांसेज हैं, 100% चांसेज हैं, मतलब कि वो एक श्योर इवेंट है। तो यदि किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी 1 है इसका मतलब वो एक श्योर इवेंट है। और बच्चों यदि प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल है इसका मतलब कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी 1 हो तो श्योर इवेंट और 0 हो तो इम्पॉसिबल इवेंट बच्चों होगा। और यदि प्रोबेबिलिटी ना 1 है ना 0 है, उनके बीच में है, तो फिर ना वो श्योर इवेंट है ना इम्पॉसिबल इवेंट है बच्चों। कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं बुक्स में, प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं और ऐसे बताओ जी कौन से सही है प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज, तो जो 0 से 1 में होती हैं वो सही होते हैं, जो उससे अलग होती है वो गलत होती है। भी 1 से बड़ी और 0 छोटी सब गलत है, वो कभी वैल्यू नहीं आ सकती बच्चों प्रोबेबिलिटी की। आओ एक और छोटी बात कर लेते हैं, पीई बार। पीई बार का मतलब क्या हुआ भाई, इवेंट ई के ना होने का प्रोबेबिलिटी। जैसे पीई क्या था, इवेंट ई के होने का प्रोबेबिलिटी, पीई बार का मतलब क्या हुआ, इवेंट ई के ना होने का प्रोबेबिलिटी। अरे भाई वो ना पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, वही तो है ई बार, याद आ गया ना। इसीलिए तो सारे टर्म्स पहले बताए थे कि आगे चैप्टर को पढ़ते समय कोई दिक्कत आपको ना हो गई। तो पीई बार क्या होगा, ये होगा भी एन ई बार अपॉन एन एस। और हम जानते हैं जो एन ई बार होता है वो कोई और नहीं होता, वो एन एस माइनस एन ई होता है। भाई ई बार में कौन से एलिमेंट आते हैं जो ई में नहीं आते लेकिन एस में आते हैं, तो एस वाले से ई वाले एलिमेंट हटा दो तो ई बार वाले बचते हैं ना। तो यदि मैं इसको अलग अलग अपॉन में कर लेता हूं तो ये देखो ऐसा बन गया 1 माइनस एन ई अपॉन एन एस। अब ये देखो एन ई अपॉन एन एस क्या बन गया, पीई बन गया है। सो पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, पीई बार इक्वल टू 1 माइनस पीई। ये आप याद रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी इवेंट के होने का आपको प्रोबेबिलिटी पता है और ना होने का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो उसको 1 से माइनस कर दो। और इसका उल्टा भी समझ सकते हैं, किसी इवेंट के ना होने का प्रोबेबिलिटी पता है, होने का निकालना है तो 1 से माइनस कर दो। भाई जैसे आपने कॉइन को टॉस किया था, उसमें कहा है आपको हेड आने का प्रोबेबिलिटी पता है, अब हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो उसको 1 से माइनस आप कर दीजिएगा बच्चों। या जैसे करिए एक डाई को हम थ्रो करते हैं, एक डाई को हमने थ्रो किया और इसमें आपसे पूछा जाए P1 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आपको पता है 1/6 होगा, बहुत ही बेसिक सी बात है, आप समझ गए होंगे। और यदि अब आपसे ये पूछा जाए कि 1 ना आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो सीधे आप क्या करेंगे 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 और 1 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6 है। अब यहां समझो 1 नहीं आने का मतलब क्या है, 1 नहीं आया तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या तो 5 आएगा या 6 आएगा, तो टोटल 5 हो गए ना फेवरेबल आउटकम्स, तो 5/6 बच्चों। तो बच्चों ये बेसिक थोड़ी चीजें आपने सीख ले, प्रोबेबिलिटी का मतलब आप समझ चुके हैं क्या होता है। आइए कुछ 1-2 नाम और सुन लेते हैं। एक नाम है बच्चों ऑड्स, ऑड्स ऑफ एन इवेंट। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत ही छोटा सा एक रेशो होता है, उसको आप ऑड्स कहते हैं। ऑड्स 2 टाइप के हैं भाई, पहला होता है ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए और दूसरा होता है ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए। देखिए क्या है, ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, या नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए, नंबर ऑफ आउटकम्स अगेंस्ट ए, मतलब एन ए अपॉन एन ए बार। भाई जो टोटल आउटकम्स हम बच्चों कहते हैं उसमें कुछ फेवरेबल होते हैं और जो बाकी बचे उसको अगेंस्ट कह सकते हैं, अनफेवरेबल कह सकते हो। तो फेवरेबल और अगेंस्ट वालों का जो रेशो होता है उसको हम कहते हैं ऑड्स इन फेवर। ऐसी ऑड अगेंस्ट क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा होगा, इसमें अगेंस्ट वाले आउटकम्स ऊपर लेने हैं और फेवरेबल वाले नीचे लेने हैं बच्चों, मतलब एन ए बार अपॉन एन ए। तो ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई। ऑड्स इन फेवर का मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अनफेवरेबल आउटकम्स, और ऑड अगेंस्ट का मतलब अनफेवरेबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स। इसका यूज बहुत ही छोटा सा होता है, कई बार क्या होता है ना, ऑड्स आपको गिवन होते हैं और ऑड्स से आपको प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। तो करेंगे क्या, यदि आपको ऑड्स गिवन है तो उससे आप क्या कर सकते हैं,
भाई फेवरेबल आउटकम्स आपको मिल जाएंगे, अनफेवरेबल मिल जाएंगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल आउटकम्स मिल जाएंगे, तो फिर प्रोबेबिलिटी निकल ही जाएगी। ठीक बात है भाई। चलिए तो अब बच्चों बातें हमने सीख ली हैं बहुत सारी। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करेंगे। ये यदि आपने पहले कभी पढ़ा है प्रोबेबिलिटी तो बहुत आसान आपको लगने वाले हैं, लेकिन हम आपको वापस याद दिला रहे हैं, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें थोड़ी सी बच्चों को दिक्कतें होती हैं, इसलिए बिल्कुल बेसिक से करते चलेंगे। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी हम शुरू में करने वाले हैं बच्चों। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पूरी उम्मीद है सब बच्चे इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन ए टॉस ऑफ 2 कॉइन्स। 2 कॉइन्स को आपने टॉस किया है और उसमें आपको क्या मिला है, 2 हेड मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो भाई क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। हमने बच्चों आपको सैंपल स्पेस बनाने सिखाए थे। तो जब 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में क्या क्या बनेगा, हेड हेड, दोनों पे हेड आए, पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, या दोनों पे टेल आए। तो ये बन गया हमारा बच्चों सैंपल स्पेस। अब बच्चों मैं बनाऊंगा अपना इवेंट। इवेंट क्या है भाई, इवेंट है कि दोनों हेड मिले। कहां है भैया दोनों हेड मिलने वाले, 2 हेड के देखो कितने इसमें, एच एक ही है, एक ही है दोनों हेड मिलने वाले का। तो बच्चों यदि मैं देखता हूं कि एनएस का वैल्यू कितना है, तो वो 4 है, 4 आउटकम से टोटल। और बच्चों एन ई का वैल्यू कितना है, एन ई का वैल्यू 1 है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फॉर्मूला क्या सीखा रहे, एन ई अपॉन एन एस, मतलब कि 1/4 बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी आ गया 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस बार एक कॉइन और मिल गया है भैया, 3 कॉइन हो गए अपने पास। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 3 कॉइन को एक बार टॉस किया है, आप प्रोबेबिलिटी बच्चों में निकालिए। इसमें कई सारे पार्ट्स हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बना लीजिए। अब यहां इसमें हम साथ साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कि भी हमेशा सैंपल स्पेस बनाने जरूरी नहीं होते। भाई आपको सैंपल स्पेस बना के करना है क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स तो काउंट करना है। आप डायरेक्टली नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट कर सकते हैं, उसके लिए सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत है ही नहीं। जैसे इसमें चलो मैं एक पार्ट तो लिख देता हूं, गेटिंग पहला पार्ट, ऑल हेड्स, तीनों हेड मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। ऐसे कई सारे पार्ट कराएंगे अभी आपको। अब देखिए सबसे पहले मुझे देखना है कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा। सैंपल स्पेस हम बना सकते हैं चाहे तो, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें तो क्या चाहिए, उसमें कितने आउटकम्स आएंगे ये हमें देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे भी, 2 × 2 × 2 सिखाया था भी। एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 आउटकम आते हैं, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 8 बच्चों आ गया है। तो बच्चों एन एस का वैल्यू हो गया है 8। अब बच्चों में पहला वाला जो है ऑल हेड्स। अब देखो जो सैंपल स्पेस आप बनाते हैं, यदि बनाते हैं, एक बार मैं बना देता हूं आपके लिए वो भी, उससे क्या फायदा है, उससे आप जब भी ये इवेंट लिखेंगे तो उन सबका आपको एकदम से पता चल जाएंगे उसमें कौन कौन से आउटकम्स आने वाले हैं। तो सैंपल स्पेस भी एक बार हम बना लेते हैं, एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी और टी टी टी। ये बच्चों बन गया अपना सैंपल स्पेस। अब देखिएगा बच्चों, जो इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, सभी हेड्स मिले, इस बात का प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई। सारे हेड्स आने का मतलब तीनों हेड आए भाई, तीनों हेड वाला देखो कितने आउटकम्स है इसमें, एक ही दिखाई दे रहा है मुझे, तो एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें तीनों हेड आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/8। फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम्स 8। दूसरा पार्ट करते हैं बच्चों, इसमें कहा गया 2 हेड्स, 2 हेड्स। आप प्रोबेबिलिटी आप निकालो जिसमें 2 हेड आए, 2 हेड आने की बच्चों आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो 2 हेड किस में आए हैं, वैसे बहुत अच्छा होता है कि एग्जैक्टली 2 हेड्स,
कई बार 2 हेड से पता नहीं चलता, तो पूरा लिखना चाहिए एग्जैक्टली 2 हेड्स या 2 हेड्स और 1 टेल। तो 2 हेड वाले कितने हैं? 1 2 3 हैं बच्चों 2 हेड वाले, और टोटल हैं 8। एक और पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स। नो हेड्स, एक भी हेड ना आए, एक भी हेड नहीं आना चाहिए भाई। एक भी हेड ना आए इसका मतलब तो क्या हुआ? तीनों टेल आए ना, और तीनों टेल आने का एक ही केस है, तो प्रोबेबिलिटी हो गया जी 1/8। और देखिएगा आप निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए। तो कम से कम एक हेड आने वाले में देखो वो आ जाएंगे, इसमें एक हेड आया वो भी आएगा, जिसमें 2 हेड आए हैं वो भी आएगा, इसमें तीनों हेड आए हैं वो भी बच्चों आएगा। तो सारे केसेस इसमें आ जाने वाले हैं। तो सीधे सीधे इसमें तीनों टेल वाला आप हटा देंगे तो बाकी सारे केस आ जाएंगे। तो 7/8 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी को आप एक और तरीके से क्या कर सकते हैं, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब भी एटलीस्ट 1 कहता है तो उसका आप उल्टा केस समझो। एटलीस्ट 1 हेड आए, इसका उल्टा केस क्या है? कोई भी हेड ना आए। तो इसकी उल्टी इवेंट क्या हो जाती है? नो हेड्स। नो हेड्स भाई देखो, ये देखो यहां से लेके यहां तक सारे में कम से कम एक हेड आया है, और बाकी बचा क्या है? तीनों टेल, उसमें एक भी हेड नहीं आया है। तो एक इवेंट है एटलीस्ट 1 हेड, और नो हेड्स इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये ई है तो ये ई बार है, तो यहां क्या लिखा जाएगा? 1 - और कोई भी हेड ना है, इस बात का प्रोबेबिलिटी क्या था? 1/8। सो 1 - 1/8 = 7/8। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें एटलीस्ट 1 की बात चल रही होगी, तो उसको हमेशा ऐसे कर दो 1 - 9। इसमें क्या होता है देखो, एटलीस्ट 1 में अक्सर ज्यादा केसेस बनते हैं। एटलीस्ट 1 में 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, ऐसे बहुत सारे केसेस बनते हैं। यहाँ तो बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं तो क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी हो सकता है ऐसे करने से। तो जब 9 वाला आप लेंगे तो उसमें कम केसेस बनेंगे। तो याद रखना एटलीस्ट 1 वाले को 9 वाले में कन्वर्ट आप करके सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आइए और करते हैं अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड आए, इस बात का प्रोबेबिलिटी बच्चों आपको बताना है। तो एटलीस्ट 2 हेड में मतलब क्या क्या हुआ? या तो 2 हेड आएंगे या तो 3 हेड आएंगे। तो 1 2 3 4 टोटल ऐसे हैं भाई जिनमें आपका क्या हो रहा है? एटलीस्ट 2 हेड्स आ रहे हैं। तो हो गया 4/8, मतलब कि 1/2 बच्चों प्रोबेबिलिटी आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखो जूनियर क्लासेस में किए भी होंगे थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी हम शुरू से आपको करा रहे हैं। और यदि आपको नहीं किए हैं या आपको बहुत खराब रहा है प्रोबेबिलिटी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप ढंग से करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईच ऑफ 2 पर्सन्स ए एंड बी टॉस 3 फेयर कॉइन्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ गेट द सेम नंबर ऑफ हेड्स इज। भाई 2 लोग हैं ए और बी, उन्होंने 3 कॉइन को टॉस किया है। फेयर कॉइन यहां कहा गया है, देखो फेयर नहीं कहा है तो भी हम उसको फेयर ही मानना है। फेयर कॉइन का मतलब ये होता है बच्चों, ऐसा कॉइन उसके एक साइड में हेड होगा और दूसरी साइड पे टेल बना होता है, और दोनों के जो आने के चांसेस होते हैं वो सेम ही होते हैं। एक दूसरे टाइप के कॉइन भी होते हैं जो हम थोड़ा हाई लेवल में चलेंगे तो उसके भी क्वेश्चन आएंगे। बाइस्ड कॉइन होते हैं, उनमें कुछ गड़बड़ कर दिया जाता है। उनमें या तो दोनों साइड ही हेड बना होता है या दोनों साइड टेल बना होता है, या तो किसी एक के आने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। ऐसे भी कुछ कॉइन्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा तो सिंपली आप उसको फेयर कॉइन मानेंगे, मतलब हेड टेल आने का प्रोबेबिलिटी सेम होगा। तो भाई क्या कहा गया? 3 कॉइन को टॉस किया है और सेम नंबर ऑफ हेड दोनों को मिलने चाहिए। तो इसमें क्या करता हूं मैं, ये लास्ट वाले क्वेश्चन की जैसी है बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें यहां मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स समझ लेना भी थोड़ा सा, नंबर ऑफ हेड्स, कितने हेड्स बच्चों मिलने वाले हैं। और फिर यहां उसके हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी। भाई ए और बी दोनों फेंक रही है ना, तो ए को कितने हेड मिले, यदि मैं यहां 2 बना लेता हूं पार्ट,
ये ए का पार्ट बना लिया और ये बी का पार्ट बना, सेम ही मिलने, चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हो दोनों पार्ट ना बना के। इसको 0 हेड मिले तो इसको भी 0 हेड मिले, एक केस तो ये हो सकता है। इसको 1 हेड मिले, इसको 1 हेड मिले, इसको 2 हेड्स मिले, इसको 2 हेड्स मिले, और तीसरा हो सकता है इसको 3 हेड्स मिले और इसको 3 हेड्स मिले भाई। ये टोटल बच्चों बन सकता है। अब देखोगा, अब प्रोबेबिलिटी हमें बच्चों यहां लिखनी है, यदि ए को एक भी हेड ना मिले, 3 कॉइन को टॉस किया और एक भी हेड नहीं मिला, इसका मतलब कि तीनों टेल मिले, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/8 होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में किया ना यार, जब 3 कॉइन को हम टॉस करते हैं, एक भी हेड ना मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/8 होता है। ऐसे बी को भी एक भी हेड ना मिले तो ये भी 1/8 होगा बच्चों। अब देखो, इनको प्लस करना है कि मल्टीप्लाई करना है भाई, अपना जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है ना काउंटिंग वाला, वो काम आता है बड़ा। तो इसमें क्या है बच्चों, देखो ये वाला काम भी होना, ये वाला काम भी होना, जब दोनों काम होने होते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे हम जब प्रोबेबिलिटी में और थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी एक रूल होता है जिसमें कहते हैं मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, वो होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, जब ये वाली इवेंट का इस वाली इवेंट पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो तो हम उनकी प्रोबेबिलिटी को, जब दोनों एक साथ करानी हो तो प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। डिटेल में सीखेंगे आगे, यहाँ बेसिक से आप समझ लो। तो 1/8 इसका 1/8 हुआ, तो टोटल कितना हो गया 1/64। अब कहता है कि एक हेड मिले, एक हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी होता है 3/8, इसके लिए भी हो गया 3/8, तो कितना आ गया भैया 9/64। दो हेड मिले भाई, 2 हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी भी 3/8 होता है, 2 हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी 3/8 होता है, तो ये हो गया 9/64। तीनों हेड मिले, इस बात का प्रोबेबिलिटी 1/8 होता है, 1/8 होता है, तो ये आ गया 1/64। तो फाइनली आंसर अपना क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना आ गया है। अब इन सबके साथ वही क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है काउंटिंग वाला, उसको आप देखें। इनमें से सारे काम एक साथ होने या एक बार में कोई एक ही काम पॉसिबल है, एक काम बार में एक ही कोई हो सकता है, या तो एक भी हेड नहीं मिलेगा, या तो एक मिलेगा, या तो 2 मिलेंगे, या तो तीनों हेड्स बच्चों मिलने वाले हैं, इसलिए कोई एक ही होगा, तो इन सबको आप ऐड करेंगे। अब यदि मैं इनको ऐड कर रहा हूं, देखो डिनोमिनेटर तो सबका सेम ही है, तो न्यूमरेटर खाली ऐड हो जाएंगे, 1 + 9 + 9 + 1 अपॉन 64, आई थिंक इट्स 20 अपॉन 64, और ये कैंसिल भी हो जाएगा शायद 4 से, तो ये आ जाएगा बच्चों 5/16। तो बच्चों फाइनल आंसर आ गया 5/16। चलिए और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। अब बच्चों क्वेश्चन डाइस वाला आ गया है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी। हम कह रहे हैं सारे जितने आसान क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी सब कराए जाएंगे, क्योंकि हाई लेवल तो आएगा ही बाद में, तब तो करेंगे ही खूब सारे सवाल, ठीक है ना। पहले बेसिक थोड़े कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। ये बहुत ही बहुत ही बेसिक सवाल है भाई। आओ फिर भी करते तो हैं एक बार। सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लू रे, एक डाइस को फेंका है भैया, एक डाइस को फेंका है, तो 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा अपना सैंपल स्पेस, माने कि NS का वैल्यू आ गया है 6। अब पार्ट 1 को करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। बच्चों देखो रे, इवन नंबर कितने हैं इसमें, इवन नंबर एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है, कुल मिला के 3 इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स हैं 3 और टोटल कितने हैं 6, सो प्रोबेबिलिटी आ गया बच्चों 1/2। सेकंड पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 या उससे ज्यादा, तो कितने हैं देखो 1 2 3 4 है भैया, 4/6 मतलब कि 2/3। और देखो बच्चों सी पार्ट में कहा है प्रोबेबिलिटी ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 या उससे छोटे नंबर, ये रहे जी 1 2 3 4, टोटल 4 होंगे, 4/6 मतलब कि 2/3। और देखो रे अब कहा है नंबर लेस देन 7, ये तो बहुत ही फालतू सवाल है भी, नंबर लेस देन 7, अरे सारे ही नंबर तो लेस देन 7 हैं, तो ये तो एक श्योर इवेंट है
इसका प्रोबेबिलिटी तो 1 आएगा। चाहो तो 6/6 लिख लो भाई। ई पार्ट में क्या कहा है, ए नंबर ग्रेटर देन 6, नंबर ग्रेटर देन 6। भाई 6 से बड़ा नंबर तो कोई आता ही नहीं है, 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं आता जी। ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है बच्चों, तो इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी होगा 0। एफ पार्ट में क्या कहा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर देखो रे कितने हैं इसमें, प्राइम नंबर है 2, 3 और 5, कुल मिला के 3 है, तो ये हो गया 3/6 मतलब कि 1/2 बच्चों। तो ये बहुत ही बेसिक सवाल था, एक डाइस को थ्रू किया था, उससे प्रोबेबिलिटी हमने बच्चों सीधे सीधे निकाली है। आओ और अब बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है अभी, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7। तो यहां 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया है बच्चों, और उन पे जो नंबर्स मिले हैं उन दोनों को ऐड कर दिया है, और उनका जो टोटल है वो 7 आए। इस बात का प्रोबेबिलिटी बच्चों में बताना है, बहुत ही बेसिक है जी। अब देखो इसमें क्या है, अब इस सवाल में हम ना सैंपल स्पेस नहीं लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन बहुत बड़ा होगा। जब 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो उसमें जो टोटल वेज होते हैं, जो टोटल वेज होते हैं वो कितने आएंगे, 6 × 6। भाई एक डाइस के लिए 6 होते हैं, दूसरे के लिए 6 होते हैं, तो 6 × 6 मतलब कि 36। अब बच्चों 36 हम सारे लिखेंगे तो काफी लेंथी लिखना पड़ेगा, इसलिए सारे नहीं लिखते हैं। तो पता चल गया जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हो गए, 36 हैं बच्चों। अब हमें फेवरेबल आउटकम्स बच्चों देखने हैं। फेवरेबल कैसे देखूंगा भाई, हाँ सम 7 लाना है, तो डाइस पे सम 7 कैसे आप ला सकते हैं वो बच्चों हम देख रहे हैं। यहां क्या लिख रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब 2 नंबर्स का सम 7 लाना है, और नंबर 1 से लेके 6 तक होने चाहिए। भाई डाइस पे तो 1 से 6 तक ही आएंगे ना, तो कैसे कैसे आ सकते हैं, एक पे आ गया 1, एक पे 6, 1 6 6 1, 5 2 2 5, 3 4 4 3, ऐसे बच्चों बनेगा। ये सब बच्चों आउटकम्स अपने आ गए हैं। भाई एक डाइस पे 1 आए, सबसे छोटे से शुरू करो, पहले डाइस पे छोटे से शुरू करो, इस पे 1, दूसरे पे 6, फिर उसको चेंज कर दो, फिर 2 मतलब पहले 1 लिया था फिर 2 लिया, 2 के साथ 5, फिर उसको चेंज कर दिया, फिर 3 4 उसको चेंज कर दिया। अब इससे आगे जाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 वाला तो पहले इसमें आ चुका है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब NE जिसको मैं कह दूं कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल बच्चों 6 आ गया है। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया बच्चों, 6/36 मतलब कि 1/6, ये बच्चों आ गया अपना आंसर। तो सम 7 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। बच्चों ऐसे 2 डाइस को थ्रो करके सम निकालने वाले काफी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इनके काफी यूज मिलता है। तो इसका एक मैं आपको तरीका बता देता हूं, उससे आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन सा सम आने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कितना होता है, या उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं, वो आप बड़े आराम से याद कर लेंगे। देखिएगा बच्चों, एक छोटा डायग्राम सा आप बना लीजिए भाई, बहुत ही छोटा सा डायग्राम बनाना, इससे सब आपको याद हो जाएगा। ऐसे भाई एक ट्रायंगल टाइप का शेप आप बना लीजिए, नीचे बेस बनाने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों आप ये बताओ, जब मैं 2 डाइस को थ्रो करता हूं तो सबसे मिनिमम सम कितना आ सकता है, मिनिमम सम कितना आ सकता है, मिनिमम सम आ सकता है, हाँ मिनिमम सम तो 2 आ सकता है। तो सबसे मिनिमम सम कितना आता है बच्चों, 2 आता है। 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, फिर बच्चों 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा और 12 आएगा। ये बच्चों सब सम आ सकते हैं। अब देखो याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा। देखो भी सम 1 आने का एक ही तरीका होता है, सम 1 आने का एक ही तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है, पहले डाइस पे भी 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए। सम 2 आने के 2 तरीके होते हैं, 1 2 2 1। ऐसे 4 आने के 3, 5 आने के 4 और 6 आने के 5 वेज होते हैं बच्चों।
और 7 आने के 6 वेज होते हैं बच्चों। सिंपल काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, 8 सबसे ऊपर आ गया। अब कम होते जाएंगे वापस इसके 5 4 3 2 1। तो को याद रखना बहुत ही आसान है। देखो यहां देखो आपको सम कितना लाना था, 7 लाना था, तो कितना आउटकम्स आएंगे 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 6/36। यदि सम आपको 6 लाना होता तो 5/36, सम 5 लाना होता तो 4/36, 4 लाना होता सम तो 3/36, ऐसे मान लो 11 लाना होता तो 2/36, 10 आना होता तो 3/36 बच्चों। तो इसको बहुत आराम से याद रख सकते हैं, याद रखेंगे तो फायदा होगा। कई बार आपको सम निकालने वाला सवाल करना पड़े तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो बनाना ही है, सब्जेक्टिव नहीं है तो आप डायरेक्टली आंसर बच्चों निकाल सकते हैं। बच्चों ये 2 डाइस वाला हमने सीख लिया है। अब आइए 3 डाइस वाले पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे 2 डाइस को थ्रो करके उन पे जो नंबर्स आए उनके सम की प्रोबेबिलिटी पूछी, ऐसे 3 डाइस भी तो हो सकते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा गया 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 5। सम एटलीस्ट 5 आना चाहिए, कम से कम 5 बच्चों आना चाहिए, मतलब कि 5 आए या उससे ज्यादा बच्चों आए। अब देखिएगा सम 5 आए या उससे ज्यादा आए, इसमें बहुत सारे केस बनने वाले हैं भाई 3 डाइस को यदि मैं थ्रो करता हूं तो जो सम है वो मिनिमम 3 होता है और मैक्सिमम 18 होता है। तो इसने कहा एटलीस्ट 5 आए, मतलब 5 6 7 से लेके 18 तक आ सकता है। तो ऐसे सवालों के लिए आपको क्या सिखाया, इसमें आप क्या करेंगे, उल्टा सोचते हैं। ये कह रहा है सम 5 या उससे ज्यादा आना चाहिए, हम इसका उल्टा सोचेंगे, सम 5 से कम आ जाए। 5 से कम 2 ही तरीके हैं, सम 3 आ जाए या तो सम 4 आ जाए। तो पूछा तो क्या गया, पहले तो टोटल आउटकम्स लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेंगे बच्चों भाई, 3 डाइस हैं, एक डाइस के लिए 6 होते हैं, 6 × 6 × 6 मतलब कि 216 बच्चों, ये बनेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 5 आए, जो टोटल है वो एटलीस्ट 5 आए। ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस टोटल आपका 3 आए या टोटल आपका 4 आए। उसके उल्टे केस मैंने ले लिए भाई जो सम होता है वो 3 से शुरू होता है और 18 तक जाता है। ये कह रहा है सम कम से कम 5 आना चाहिए, तो इसमें उल्टा क्या हुआ, इसका उल्टा आएगा कि सम 3 आए या 4 आए, तो 1 में से वो दोनों केसेज हम माइनस बच्चों कर देते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बहुत सारे केसेज बनेंगे, उनको ऐड करना बहुत मुश्किल होगा, इधर इनके केसेस कम बनेंगे तो वो आसान रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि सम 3 कैसे आ सकता है, सम 3 वाले आउटकम्स। 3 डाइस को मैंने फेंका है, सम 3 आने का तो एक ही केस बनेगा, तीनों पे 1 1 आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P3 होगा, सम 3 आने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/216 होगा बच्चों। अब मैं बात करता हूं कि सम 4 आ जाए। सम 4 कैसे आएगा भी, एक डाइस पे तो 2 आ जाए और बाकी दोनों पे 1 1 रहे, तो 2 1 1। अब इसको अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के 3 तरीके बनेंगे, ऐसे 1 2 1 और 1 1 2। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा सम 4 आने का, 3/216। जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 5 वाला, वो बन गया 1 माइनस 1/216 माइनस 3/216, मतलब कि 1 माइनस 4/216। अब बच्चों इसको थोड़ा मैं कैंसिल कर लेता हूं, कैंसिल करें कितना आएगा, ये 54 से याद आएगा, और यदि मैं सॉल्व कर दूंगा तो शायद ये 53/54 बच्चों आ जाएगा। तो क्लियर बात हुई, सम एटलीस्ट 5 आने का ये प्रोबेबिलिटी हुआ। बच्चों जैसे हमने 2 डाइस के लिए तरीका सीखा था ना सम निकालने का, ऐसा 3 के लिए भी सीख सकते हैं, और 3 के लिए ज्यादा कारगर है भाई। देखो यहां तो सम 4 आ रहा था, कैसे 3 आ गए थे, ऐसे जब आगे सम हम लाएंगे तो नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो इसमें कई बार क्या होता है, केसेस बनाने में एक आध छूट भी तो जाता है ना, तो इसलिए तरीका इसका भी आपको याद करा देता हूं, उससे बहुत आराम रहेगा, सारे याद हो जाएंगे कौन सा सम आने का कितने केसेस बनेंगे। आइए एक बनाते हैं भी
कुछ इस तरीके का डायग्राम से एक बना लीजिए, ऐसा कुछ बच्चों बना लो। अब इसमें देखिएगा बच्चों, जब 3 डाइस को हम थ्रो करते हैं रे, तो मिनिमम सम कितना आता है, 3 आता है, और मैक्सिमम कितना आता है, 18 आता है। 3 से लेके 18 तक हमें बच्चों चलना है। तो 3 क्या आ गया, 4 5 6 7 8 9, और यहां आएगा बच्चों 10, और यहां आएगा 11। भाई आधे इधर लेने होते हैं, आधे इधर लेने होते हैं आपको, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस आते हैं ना वो 3 के 18 के सेम होते हैं, 4 के 17 के सेम होते हैं, जैसा हमने 2 वाले में भी देखा था। तो इधर आप आगे चलते हैं, तो ये 12 13 14 15 16 और 17, ये भाई टोटल सम आ सकते हैं। अब इनके मैं नंबर ऑफ वेज लिख देता हूं, बहुत ही आसान है रे भाई। सम 3 आने का तो एक ही तरीका है, सम 3 आने का एक ही तरीका है, तीनों पे 1 1 आ जाए। बच्चों सम 4 आने के 3 तरीके हैं। अभी हमने देखा सम 4 आने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। अब याद कैसे रखोगे, अरे एक में कितना ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, 1 + 2 3, याद रखने का तरीका। इसको लॉजिक नहीं है कि 2 क्यों ऐड कर दिया, ये तो भाई कहा क्या है ना, पहले सबके हमने केसेस देख लिए कितने आते हैं, अब उसको अरेंज कर दिया, फिर हम देख रहे हैं क्या पैटर्न बन रहा है। बच्चों सम 5 आने के जो तरीके होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। अब देखो ये 3 से 6 कैसे समझे हम, 3 ऐड कर दो, तो क्या क्या 3 आने का एक होता है हमें पता है, उसमें 2 ऐड कर दिया, 3 आ गया, फिर 3 ऐड कर दो, 6 आ गया। अब कितना ऐड करूं, आप बताओ कितना ऐड करें, 4 ऐड करो, फिर इसमें 4 ऐड कर दो तो कितना आ गया, 10, फिर कितना ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो, कितना आ गया, 15, फिर कितना ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो तो आ गया 21 बच्चों। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बच्चों इसमें ऐड करना है आपको 4, यहां आएगा 20, कितना बन गया 5, और फिर ऐड करना है 2, और यहां आएगा 27। अब देखो याद कैसे रखना है भाई ये तो समझ में आ गया, 1 से शुरू होगा, उसमें 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, और फिर बाद में लास्ट में 2 में 4 और 2 ऐड करना है। मतलब शुरुआत भी 2 पे करनी है और खत्म भी आपको 2 पे ही करना है। 2 से लेके 6 तक जाना है एक एक करके, और फिर वापस 2 पे आना है 2 2 छोड़ के। क्लियर जी। अब सेम टू सेम इधर भी लिख लो, बिल्कुल सेम लिखना है जी, कुछ अलग सोचना ही नहीं है, करना ही नहीं है। ये बच्चों आ गया है। तो यदि ये आप याद रख लेते हो थोड़ा सा, तो फिर 3 डाइस को थ्रो करके कोई भी सम आपसे पूछा जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप एकदम से बच्चों बता सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी करना चाहूंगा कि यदि मान लो आपको ये याद नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे, उसका भी एक एग्जाम्पल छोटा सा और कराता हूं। जैसे इसी में सम कौन सा निकाल लेते हैं, थोड़ा बढ़िया वाला ही लेते हैं। आप बच्चे कहेंगे बढ़िया वाला कैसा, सबसे मुश्किल वाला ही लो। हाँ, एक बात और समझ लो यार, देखो ये जो नंबर टॉप पे लिखा है ना, इसके आने के सबसे ज्यादा चांसेज हैं, इसके आने के सबसे ज्यादा चांसेज आते हैं। तो 10 और 11, सम 10 और सम 11 आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं जब हम 3 डाइस को थ्रो करते हैं। 2 डाइस में सम 7 आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं बच्चों, और इसमें 3 आने के चांसेस सबसे कम होते हैं, 18 आने के चांसेस सबसे कम होते हैं बच्चों। तो अब मैं बात कर रहा हूं, चलो सबसे ज्यादा वाला ही निकलवा देता हूं आपको, सम 10 आने के जो टोटल वेज हैं वो 27 हैं। अब मुझे यदि डायरेक्टली वो याद नहीं है तो मुझे तो निकालने पड़ेंगे ना भाई, तो आइए निकालते हैं। सम 10 कैसे आ सकता है, ध्यान रखिएगा, सम 10 लाना है। तो शुरुआत कैसे करते हैं, सबसे पहले आप बिल्कुल छोटा नंबर लो या तो बड़ा नंबर लो, किसी एक से आप शुरुआत कर दो। मैं कहता हूं सबसे पहले मैं सबसे छोटा नंबर ले लेता हूं। सबसे छोटा मैंने क्या लिया, 1 लिया। अब आगे जो 2 नंबर बचे हैं उनका सम मुझे कितना लाना है, उनका सम 9 लाना है। अरे भाई बच्चों, टोटल सम 10 लाना था ना, एक मैंने 1 ले लिया, तो बाकी दोनों का सम कितना लाना है, 9 लाना है। तो 9 कैसे कैसे आ सकता है, 4 5, और कैसे आ सकता है, और आ सकता है, नहीं लिख लेता हूं, 1 3 और 6। अब 1 को तो 1 पे तो ध्यान ही मत लगाओ,
अब तो किस पे सोचो, 1 तो आ ही गया है, आगे दोनों का सम 9 आना है। तो 3 और 6 9 होता है और 4 और 5 9 होता है, और तो कुछ आएगा नहीं भाई। उसके बाद अब यहां सबसे छोटे वाला नंबर आप 2 से शुरुआत करो। अब यदि पहला आपने 2 ले लिया है बच्चों, तो बाकी दोनों का सम कितना लाना है आपको, 8 लाना है। तो कितना आ गया, 2 2 6 2 कितना 8 लाना ना, 2 3 5, और या तो क्या हो सकता है 2 4 4, ऐसा बच्चों हो सकता है। अब मैं इसमें साथ साथ एक और बात आपको बताता चलता हूं भाई, जैसे ये जो 3 मैंने लिखे ना, एक पे 1 आए, एक पे 4 आए, एक पे 5 आए, इनको मैं आपस में अरेंज भी तो करूंगा। अरेंज कैसे करूंगा, अब यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, फिर कह दूंगा 4 1 5, इस तरीके से अरेंज करूंगा। ये 3 चीजें हैं भैया, 3 अलग अलग चीजों को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल होते हैं। 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो ये 6 तरीके से अरेंज होंगे। इसी प्रकार से ये भी 6 तरीके से अरेंज होंगे। तो 6 और 6 12 केस यहां बन चुके हैं। यहां देखिएगा, इसमें तीनों को अरेंज करना है, लेकिन इसमें से 3 में से 2 सेम है, तो इसको अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होंगे। कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सीखा था ना परम्यूटेशन में यार, जितने सेम होते हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब कि 3 बच्चों। इसमें देखो, इसमें तीनों डिफरेंट है तो इसके 6 होंगे। इसमें देखो आप 2 सेम है, एक डिफरेंट है, तो इसके कितने होंगे, 3 होंगे बच्चों। देख लो कितने आगे, 6 6 12 15 15 और 6 15 और 6 21 और 3 24 आ गए। अब आगे बढ़िए। अब देखो हमने क्या किया था, वापस समझ लो, पहले 1 से शुरू किया था, 1 के 2 केस बने, 2 से किया, 2 के आपके पास 3 केस बने। अब 3 को लाता हूं सबसे शुरू में। यदि मैं यहां 3 ले आता हूं, तो बाकी जो दोनों हैं उनका सम कितना आना चाहिए, बाकी दोनों का सम कितना आना चाहिए, बाकी दोनों का सम आना चाहिए 7। अब बच्चों दो का सम 7 कैसे कैसे आ सकता है, 6 बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। बच्चा कह रहा है 1 और 6 ले लूं सर, 2 और 5 ले लूं सर, वो आ रहा है 7। लेकिन एक बेसिक बात याद रखिएगा, ये आपने यहां सबसे छोटे वाला नंबर लिया, इससे छोटा नंबर कोई आगे आपको नहीं लेना है। क्या याद रखना, इससे छोटा कोई आगे नहीं लेना है। यदि इससे छोटा कोई आपने नंबर लिया तो ऊपर वाला केस रिपीट हो जाएगा। यदि आप कहते हो मैंने यहां 3 तो लिया, यहां 1 और 6 ले लेता हूं, तो वो केस तो यहां आ चुका है ना पहले। तो इससे बड़े या ये नंबर ही आपको लेना है। तो मैं 1 6 नहीं ले सकता, अब 2 5 भी नहीं ले सकता मैं, तो ऑप्शन क्या बचा मेरे पास, 7 लाना है। 3 4 तो ले सकता हूं ना, हाँ 3 4 ले सकते हो भी, 3 4 ये बच्चों बन गया है। अब इसके अलावा कोई केस बचा ही नहीं, 3 4 का ही 7 आ सकता है। तो इसको अरेंज करने के तरीके होंगे 3 वेज होंगे बच्चों। तो सबको यदि मैं ऐड कर लेता हूं तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो उम्मीद है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। भाई सारे 27 लिखना थोड़ा मुश्किल ही काम है, तो इसलिए यदि इस तरीके से भी आप जा रहे हैं, थोड़ा परम्यूटेशन का यूज करके आप बना सकते हैं आराम से। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लीजिएगा 1, फिर बाकी दोनों का सम, इससे एक कम लाना है, उसके सारे केस बना लो, फिर 2 लो, फिर 3 लो। अब याद रखना जो आपने नंबर यहां लिया उससे छोटा आगे नहीं लेना है, नहीं तो केसेस रिपीट हो जाएंगे। चलो मैं ऐसा करता हूं, एक एग्जांपल और कराता हूं इसका आपको ना, जिससे आपको ये वाला तरीका भी सही से पता चल जाए। क्योंकि यदि किसी सब्जेक्टिव पेपर में करने को आया तो ऐसे ही तो करना पड़ेगा ना। अब मैं सम ना 15 लेता हूं जी, 10 लिया था, 15 ले लेता हूं। सम 15 कैसे कैसे आ सकता है, तो भी करना है क्या है, वही शुरुआत करनी है, सबसे छोटा नंबर लो पहले। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं, यदि मैं पहले 1 ले लेता हूं तो फिर बाकी दो का सम 14 तो बनेगा नहीं। यदि मैं यहां 2 लेता हूं तो बाकी दो का सम 13 बनाना पड़ेगा, वो भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जो कहानी शुरू होगी वो 3 से ही शुरू होगी। यहां 3 लेता हूं तो बाकी दोनों का सम मुझे 12 बनाना पड़ेगा, तो वो कैसे बनेगा, 6 और 6 से। इसको अरेंज करने के 3 तरीके होंगे बच्चों, 2 सेम है ना, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल चलेगा। अब 3 के बाद मैं यहां क्या लेता हूं, 4 लेता हूं। यदि मैंने यहां 4 लिया तो बाकी बचा कितना, 11। तो आगे वाले दो का सम मुझे 11 लाना होगा,
तो बहुत आराम से आ रहा है। 5 और 6 ले लो, तरीका एक ही बनेगा, 5 6 आप ले लो। इसके तरीके कितने आ जाएंगे, इसके 6 तरीके आएंगे भाई। ये तीनों अलग अलग है ना भाई, अलग अलग को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6 होंगे। तीसरा, अब मैं यहां क्या ले लूं, 5। अब याद रखना इसमें बाकी जो 2 बचे उनका सम मुझे 10 लाना है, लेकिन उसमें आपको 5 से छोटा नंबर नहीं रखना। तो भाई सम 10 आने के 2 ही तरीके बनते थे मेरे पास, 4 6 लेता या तो मैं 5 5 लेता। 4 6 ले नहीं सकता क्योंकि 4 तो 5 से छोटा जा रहा है, तो क्या ले लो, 5 5 ले लो। अब देखो भाई ये तो तीनों नंबर सेम ही आ गए, तो इनको अरेंज करने का एक ही तरीका है। तो ये कुल मिला के कितना बन गया बच्चों, 10। तो सम 15 आने के 10 वेज हैं। यहां देखो 15 के 10 ही आ रहे थे। क्लियर हुआ जी? तो अब आप समझ गए 3 डाइस को थ्रो करके सम आप किस तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों। अब बच्चों डाइस के बारे में, कॉइन के बारे में सब जान लिया, उससे क्वेश्चन कर लिए। एक चीज और है जिससे काफी क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं, वो है प्लेइंग कार्ड्स। भाई कार्ड्स तो हो सकता है आपने भी खेले हो कभी। जो कार्ड्स हैं उनके बारे में अब कुछ चर्चा करते हैं जी। कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कार्ड्स खेले हैं भाई। अब जिन्होंने कार्ड्स खेले हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते ही होंगे। लेकिन यदि कोई ऐसा बच्चा भी है, ऐसा भी कोई नादान है जिसने कार्ड्स खेले ही नहीं है, कार्ड देखे ही नहीं है, तो भाई उसको हम बताते हैं कार्ड्स में क्या क्या होता है। तो भाई कहानी क्या है, कुल मिला के टोटल बच्चों 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। एक अपना जो पूरा पैक होता है कार्ड्स का, उसमें 52 कार्ड्स आते हैं। अब बच्चों जो कार्ड होते हैं वो 2 कलर के होते हैं। कार्ड 2 कलर के होते हैं बच्चों। एक का कलर होता है रेड और दूसरों का कलर होता है ब्लैक। बच्चों कुल मिला के जो 52 कार्ड्स होते हैं उनमें 2 कलर के कार्ड्स होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड वाले होते हैं बच्चों 26, ब्लैक वाले भी होते हैं 26। मतलब आधे रेड होते हैं और आधे ब्लैक होते हैं भी, सिंपल सी बात है। आप बच्चों जो रेड वाले होते हैं उनमें भी 2 तरीके के कार्ड्स होते हैं। उनमें 2 तरीके के कार्ड्स होते हैं। रेड वाले में बच्चों कार्ड्स होते हैं हमारे, एक का नाम होता है हार्ट्स और दूसरे का नाम होता है डायमंड्स। हार्ट्स और डायमंड्स, इन पे शेप भी बना होता है। इस पे हार्ट वाला शेप बना होता है, इसमें डायमंड वाला शेप बना होता है बच्चों। ये दोनों रेड होते हैं। दूसरे बच्चों ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ब्लैक कार्ड में भी 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं। यहां मैं बताता चलूं, ये आपके 13 होंगे और ये भी आपके 13 होंगे। ब्लैक वाले में क्या क्या होता है भी, इसमें एक होता है स्पेड्स और दूसरे होते हैं क्लब्स। ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं। तो कुल मिला के क्या सीखा, 52 कार्ड्स हैं। 26 रेड है, 26 ब्लैक हैं। 26 रेड वालों में 13 हार्ट्स हैं, 13 डायमंड्स हैं और जो 26 ब्लैक्स हैं उनमें से 13 स्पेड्स हैं और 13 क्लब्स हैं। इनके अलग अलग साइन सबके बच्चों होते हैं, वो सब पे बने होते हैं। अब बच्चों क्या होता है, ये जो 13 कार्ड्स होते हैं इनमें 1 से लेके 13 तक नंबर लिखे होते हैं। 1 से लेके 13 तक, इसमें भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। ठीक है भाई। इसमें जो सबसे पहले वाला नंबर होता है, सबसे पहला जो नंबर होता है, उस 1 नंबर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एस कहते हैं। सबसे पहले वाले को क्या कहते हैं, एस या इक्का कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं तो इक्का कहते हैं जी। और बच्चों उसके बाद 2 3 4 5 10 तक लेके सिंपल ऐसे ही नंबर्स उन पे लिखे होते हैं, उनके कोई नाम नहीं होते अलग से। उसके बाद बच्चों जो 11 नंबर वाला होता है, जिसका नंबर 11 होता है, उसको हम लोग कहते हैं जैक। और जो बच्चों 12 नंबर वाला है उसको हम कहते हैं क्वीन। और 13 नंबर पे आता है अपना किंग। ये बच्चों नाम होते हैं। नंबर 1 वाले को एस, 11 वाले को जैक, 12 वाले को क्वीन और 13 वाले को किंग कहते हैं बच्चों। हिंदी में बोले तो नंबर 1 वाले को इक्का कहते हैं, 11 वाले को क्या कहते हैं, गुलाम कहते हैं। गुलाम। कई बच्चे, नादान बच्चे जिन्होंने ताशवास खेले नहीं होते, उनको लगता है जैक मतलब जोकर होता होगा। जोकर नहीं होता, गुलाम होता है। क्वीन मतलब तो जानते भी है, रानी या बेगम। बेगम ज्यादा फेमस वर्ड है,
और 13 मतलब किंग मतलब बादशाह या राजा, उसको आप भाई कहते हैं। तो ये कार्ड्स ये सब में ऐसे ही होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, और इसमें भी बच्चों ऐसे ही होते हैं। बच्चों ये जो 3 कार्ड्स हैं, ये वाले जो 3 कार्ड्स हैं, जैक, क्वीन और किंग, इन पे फेसेस बने होते हैं, इन पे फेसेस बने होते हैं। इसमें गुलाम का चेहरा बना होगा, इसमें रानी का बना होगा मतलब बेगम का बना होगा, इसमें बादशाह का बना होता है। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फेस कार्ड्स कहते हैं। इन पे फेसेस बने होते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स कहते हैं। तो जैक, क्वीन और किंग ये होते हैं फेस कार्ड्स। अब आप बताओ फेस कार्ड्स होंगे कितने भाई? ये हमारा जो एक है, एक और बता दें, ये जो सब होते हैं ना इनको हम सूट कहते हैं। यहां एक वर्ड लिख देता हूं, SUIT, सूट। ये 4 सूट्स होते हैं टोटल, इसको एक सूट, एक सूट, एक सूट, एक सूट, समझ में आ गया ना? तो टोटल जो कार्ड्स होते हैं उनमें 4 सूट्स होते हैं, इनको कहते हैं 1 2 3 4, ये 4 सूट्स होते हैं। एक सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं, 1 से लेके 13 तक। अब बच्चों जो जैक है वो हर सूट में एक जैक होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, तो टोटल कुल मिला के कितने जैक होंगे? 4। क्वीन कितनी होंगी? 4। किंग कितने होंगे? 4। तो कुल मिला के फेस कार्ड्स कितने होंगे? 3 × 4, मतलब कि एक सूट में 3 फेस कार्ड, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 3, तो कुल मिला के 12। तो ये 12 फेस कार्ड्स होते हैं। याद रखिए क्वेश्चन में पूछ लेता है फेस कार्ड निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो तभी ना बताओगे प्रोबेबिलिटी जब पता हो कितने फेस कार्ड्स होते हैं। तो कुल मिला कितने फेस कार्ड्स होते हैं बच्चों? 12 फेस कार्ड्स होते हैं। एक और बच्चों बात, यदि आपने भाई कुछ भी सुना हो गेम के बारे में, खेला हो कभी, तो भैया पता ही होगा। देखो यदि आपने खेला है तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अरे ये जो चैप्टर है ना बच्चों प्रोबेबिलिटी, ये पढ़ने लिखने वालों के लिए थोड़ा ना है, ये तो मेनली जो जुआरी लोग होते हैं, गैम्बलर्स होते हैं, उनके काम का चैप्टर है, उन्हीं के लिए बेसिकली बनाया गया है। इसकी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे हम किसी क्लास में आराम से। ये गैम्बलर्स के लिए है, और जितने भी कैसीनो वगैरह चलते हैं वो जो प्रोबेबिलिटी के जो प्रिंसिपल है उसी के ब्याह पे वो सब चलते हैं बच्चों। तो इसलिए ये इसमें खेलने वाली बातें ज्यादा होती, पढ़ने वाली कम होती, खेलने वाली बातें ज्यादा होती है। डाइस को फेंका, भाई खेलने में तो फेंकोगे, पढ़ने में थोड़ा ना फेंक रहे हो। कॉइन को टॉस किया, और कार्ड से आप खेलेंगे, तो इसमें सब खेल की बातें होती है, गेम से रिलेटेड ज्यादा बातें होती हैं। तो उसी तरीके से आपको समझना है। तो यदि कार्ड्स आपने खेले नहीं है तो खेलो, ठीक है ना? और नहीं खेलने का मन है तो एक बार देख जरूर लो भाई कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। उसके बाद फिर आपके कार्ड वाले क्वेश्चन कभी अटकने वाले नहीं है। हाँ जी, आपने कार्ड्स कभी भी नहीं देखे, आप कुछ जानते नहीं उनके बारे में, तो हमारे समझाने के बाद भी हो सकता है बाद में भूल जाए। एक बार कार्ड्स देख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपने कार्ड्स ना देखे ही होंगे, ठीक है भाई। चलिए आप एक और बात बता रहा हूं भाई, यदि कार्ड्स आपने देखे हैं और तो उसमें आप जानते होंगे जो ये एस होता है, इक्का जिसे आप कहते हैं, ये बहुत पावरफुल होता है भाई। इक्का सबसे पावरफुल होता है, और इक्के के बाद नंबर आता है किंग का, फिर क्वीन का, फिर जैक का। इस ऑर्डर में इनकी पावर्स होती हैं। इक्का सबसे पावरफुल होता है, एस सबसे पावरफुल होता है, फिर किंग, क्वीन और जैक, और उसके बाद वाले 2 बेचारे कमजोर होते हैं सब कार्ड्स। तो ये जो चारों कार्ड्स होते हैं बच्चों, ये पावरफुल होते हैं, और जो पावरफुल लोग होते हैं उनका सब लोग करते हैं सम्मान, और सम्मान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑनर। तो ये इन कार्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑनर कार्ड्स इनको बच्चों कहते हैं। किस किस को कहते हैं? द एसेस, किंग्स, क्वींस एंड जैक्स। एसेज, किंग्स, क्वींस एंड जैक्स, ये जो चारों कार्ड्स हमने यहां कहे हैं आर कॉल्ड ऑनर कार्ड्स। ऑनर कार्ड्स, क्लियर बात हुई जी? तो ये जो चारों कार्ड्स होते हैं इसको ऑनर कार्ड्स या ऑनर्स कार्ड्स भी कहते हैं। ऑनर्स कार्ड्स भी कह सकते हैं, ऑनर कार्ड भी कहते हैं। तो ये चारों होते हैं भाई ऑनर्स कार्ड्स। अब जो ऑनर कार्ड्स हैं वो होंगे टोटल कितने भाई? एक सूट में कितने हैं? 4, और सूट्स हैं टोटल 4, तो 4 × 4, 4 × 4 मतलब कि बच्चों 16। तो कुल मिला के 16 ऑनर कार्ड्स होते हैं।
तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों 12 और ऑनर कार्ड्स होते हैं 16। भाई फेस कार्ड और ऑनर कार्ड में खाली एक ही फर्क है, फेस कार्ड में एस नहीं आता क्योंकि एस पे कोई फेस नहीं बना होता है, लेकिन पावरफुल तो एस सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो ऑनर कार्ड में एस भी आता है बच्चों। तो ऑनर कार्ड में एस आता है, फेस कार्ड में एस नहीं आता। फेस कार्ड्स 12 होते हैं, ऑनर कार्ड्स 16 बच्चों होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको कार्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाजा भी हो गया होगा। हार्ट और डायमंड रेड होते हैं, स्पेड और क्लब ब्लैक होते हैं, सब 13 होते हैं। इसको एक सूट कहते हैं और एक सूट में 1 से लेके 13 तक कार्ड होते हैं। 1 वाले को एस कहते हैं, 2 वाले का कोई नाम नहीं, उसको 2 ही कहते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद जो 11 होता है उसको जैक, 12 को क्वीन और 13 को किंग बच्चों कहते हैं। अब इसमें बच्चों जैक, क्वीन और किंग पे फेस बने होते हैं, इसलिए इनको फेस कार्ड्स कहते हैं। और एस, किंग, क्वीन, जैक इन्हें सबसे बाकी सब कार्ड से थोड़े पावरफुल होते हैं, इसलिए इनका सब सम्मान करते हैं और इसलिए इनको ऑनर्स कार्ड्स भी बच्चों कहते हैं। तो बच्चों कार्ड्स के बारे में जानकारी आपको हो गई है। आइए अब एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी बच्चों इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। भाई कहा गया है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। वेल सफल्ड का मतलब भैया आप समझते होंगे क्या होता है, मतलब कि वेल सफल्ड मतलब अच्छे से उसको सफल किया हुआ है, मतलब कुछ फिक्सिंग नहीं है, मतलब अब उसमें पता नहीं होगा कि कार्ड कौन सा कहां लगा हुआ है, पूरा उसको सफल करके रखा गया है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, ऐसा कर करके भी। आई सबसे पहले तो मैं क्या कहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, जिसे कि मैं एन एस कहता हूं, वो कितने होंगे बच्चों 52 होंगे। भाई एक कार्ड आपने निकाला है 52 में से, तो कोई सा भी तो आ सकता है ना भाई, तो इसलिए टोटल तरीके क्या है 52 हैं। अब मैं फर्स्ट पार्ट के पास चलता हूं। कार्ड कैसा होना चाहिए, एस ऑफ स्पेड। अब मुझे यह देखना है कि स्पेड में कितने एस होते हैं। भाई मैंने देखा जो एस होते हैं कुल मिला के 4 होते हैं, हर शूट में एक एक एस होता है, और स्पेड के अंदर देखूं तो एक ही एस आएगा, तो स्पेड में एक ही एस होता है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ 1 हुआ और टोटल आउटकम है 52, तो प्रोबेबिलिटी बच्चों आ गया 1/52। दूसरा पार्ट भी एस, द कार्ड इज एन एस। अब एस कितने होते हैं टोटल भी, हर शूट में एक एस होता है। देखो ध्यान से देखो, पहले वाले पार्ट में कहा था एस ऑफ स्पेड, इसे कहते हैं हुक्म का इक्का, तो वो तो एक ही होता है, लेकिन खाली एस कहा तो ऐसे 4 होते हैं, हर शूट में एक एस होगा, एक स्पेड में होगा, एक हार्ट में होगा, एक क्लब में होगा और एक डायमंड में होगा। तो यहां फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 4 और टोटल 52, 1/13 बच्चों आ गया आंसर। थर्ड पार्ट में क्या कहा, कार्ड इज ए ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड, भाई सोचो रे ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड हाँ याद तो आ गया। अरे टोटल 52 कार्ड्स बताए थे ना, 52 में से 26 ब्लैक थे और 26 रेड थे भैया, तो ब्लैक कितने हैं, ब्लैक हैं 26 और टोटल कितने हैं, टोटल हैं बच्चों 52, तो 26/52। यदि मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो ये कितना आएगा 1/2 बच्चों आएगा। तो इस तरीके के भाई छोटे मोटे सवाल बन सकते हैं बच्चों। एक बात याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है इसमें सवाल दिखने में कैसा भी हो, वो कितना मुश्किल आसान हो सकता है वो उसके दिखने पे डिपेंड नहीं करता। और इस चैप्टर में सवाल मुश्किल होने का मतलब कि ये जो नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने वो थोड़े मुश्किल होंगे, और नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का सीधा सीधा मतलब किससे हो जाता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हो जाता है बच्चों। तो इसमें जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ने का मतलब सिर्फ ये होता है कि उसमें जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा वो थोड़ा अच्छे लेवल का यूज हो रहा होगा, सिंपल सी इतनी बात होती है। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, कुछ बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे, और कुछ बच्चों सेट्स का इसमें यूज होता है। भाई अब तक तो हम जो सवाल कर रहे थे मेनली आज की क्लास में वो सैंपल स्पेस बना के कर रहे थे, लेकिन जब हम सैंपल स्पेस नहीं बनाएंगे
तो बाकी जो चैप्टर्स हैं आपका परम्यूटेशन हो, सेट थ्योरी हो, तब उनका यूज अपना स्टार्ट होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि पहले तो कुछ क्वेश्चन और करेंगे, जैसे आज हमने कॉइन वाले, डाइस वाले, थोड़े कार्ड वाले किए, थोड़े कार्ड वाले करेंगे, थोड़े कुछ और जनरल क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को बिना सैंपल स्पेस बनाए कराने की कोशिश करेंगे, और उनमें सबसे पहले हम सेट थ्योरी का एप्लीकेशन बच्चों सीखेंगे। जो बच्चों आपका 11th का स्कूल सिलेबस होता है नॉर्मली, उसमें बस सेट का ही थोड़ा सा एप्लीकेशन है, उसके आगे वाला जो पार्ट होता है वो फिर आपका 12th क्लास में होता है। ठीक है, तो हम तो सीरीज में सब पढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका बेसिक क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लीजिए। वैसे तो आप 11th क्लास की बुक के तो सारे क्वेश्चन भी अब के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे सवाल सैंपल स्पेस बना के भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपका बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। चलिएगा, मेहनत से पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।